तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हुक्मरान तबकात को ये नजर नहीं आ रहा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर किसने अपॉइंट किया। आप जो है वो पाकिस्तान की किसी सिटी या आज़ाद कश्मीर की कैपिटल सिटी या मुजफ्फराबाद में बैठ के तो एक आदमी को ये मैंडेट दें कि तुम बंदूक उठाओ और जाके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करो, तो उस बंदे में और खुद आप में क्या फर्क है? यानी को आपने खुद ही बंदूक उठाई ना, जो कि आप फिजिकली खुद नहीं कर सकते, तो आपने एक प्रॉक्सी वहां पे बैठा दी। वो प्रॉक्सी जो है उसका हेड आपके दारुल हुकूमत में बैठा हुआ है। एंड डोंट टेल मी कि सैयद सलाहुद्दीन वहां बैठा हुआ है, इजलास करता है, मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहा है, टेररिज्म लेट मी से को कंट्रोल कर रहा है, और पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कर रहा है, एक ऐसे मौके पे कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसकी तंजीम को बैन किया, और ये सारी सिचुएशन है। तो इन हालात में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई सैन माइंड मौजूद है जो मसला कश्मीर के हवाले से अपने आप को डिफेंड करे? और मुझे इंडियंस पे भी बड़ी हैरत होती है, बड़े बड़े दानश्वर बने फिरते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये इशू लेके आप इसको इंटरनेशनली क्यों नहीं कहते कि भाई ये सबूत है हमारे पास, सामने लिंक है कि आप वहां बैठ के यहाँ टेररिस्ट अपॉइंट करते हैं और वो हम पे गोलियां चलाते हैं और आप कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं, और उसके बजाय आप फिर वो स्टैंड लेते हैं हम आपका मौसम दिखाएंगे। भाई हम मौसम देख के क्या करेंगे? हमें अपने मौसमों का पता है। हम जो आज़ाद कश्मीरी हैं, हमें पता होता है कि फागन में, चैत्र में, बैसाख में क्या मौसम होगा। आपने अगर कुछ दिखाना है तो वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाएं, वहाँ हम्म। के लोगों की हालत जार दिखाएं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उन पे क्या दुख दर्द हैं, उनके क्या मसाइब हैं, और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। एक सोशो पॉलिटिकल डिस्कशन हो तो फिर कहें जी कि आपने कोई वक्त निकाला। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, बीते दिनों गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से काफ़ी बयान आए हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने ये तय किया है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का मौसम हमें बताएगा। क्या ये किसी जंग की तरफ इशारा कर रहा है? क्या हिंदुस्तान उस इलाके को टेक ओवर करना चाहता है, जिसे हम पीओके कहते हैं? तो इसी पर बात करने के लिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल मुमकिन है सुना हो कभी पाकिस्तान में बैठकर, या आप फिर समझते हैं कि आने वाले दिनों में या महीनों में इस खित्ते के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है जनाब, और इसके लिए तजिए से ज़्यादा जो है वो वजदान जिसको कहते हैं ना, आपका इंस्टिंक्ट, उसको यूज़ करना पड़ेगा। वो हम्म। बात यह है कि इसमें दो तीन पहलू हैं इसके, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बड़े पैमाने पे मीडिया में ये एक बड़ी पॉपुलर डिस्कशन है इस वक्त, और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान का लफ्ज़ एक बड़ी चीज़ के तौर पे उभर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट जो अलार्मिंग नाम के तौर पे उभर रहा है। तो ये आपने बड़ा बर वक्त इस पे ये प्रोग्राम किया है। मैं समझता हूँ कि इसके आपने जो मुख्तलिफ वो किए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, और चीन उनमें से एक है। मुख्तलिफ पहलू से मुराद के देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, और चीन उनमें से एक फैक्टर है। और उसको मैं, जो फैक्टर्स को मैं कैटेगराइज करता हूँ, उसको मैं नंबर 2 पे रखता हूँ या 3 पे। मेरे नज़दीक इस वक्त जो इसका पहला फैक्टर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जो यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर की सिचुएशन है एक, और उसकी वजह से जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो बहुत ज़्यादा एक हाईली आप कह सकते हैं कि डेंजरस शक्ल इख्तियार करती जा रही है। तालिबान का जो इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है कि तालिबान का वहाँ पे किस तरह का सेटअप जो है वो बनेगा, और उसके बाद चीन का है। तो इनको मैंने अलग किया है ताकि हमारे ऑडियंस को आसानी हो समझने में। लेकिन इसको अगर आप चाहें तो इसको आप एक जो है वो मर्ज करके तो एक चीज़ भी बना सकते हैं।
अब मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा बारी बारी में आपको इस पे बात करूं कि पहली बात यह है कि जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है, जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटोरीज में इस वक्त, वो काफ़ी हद तक यानी तकरीबन गुज़श्ता 1 साल के अरसे में या 2 साल के अरसे में समझ लें कि मिलिटेंसी के हवाले से वहाँ पे पीक आपको दिखाई देगी। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि अभी हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है वो वहाँ पे मारा गया, और उसका एक और साथी। और बेसिकली गुज़श्ता 1 महीने के दौरान तकरीबन 25 से 30 के करीब जो है वो मिलिटेंट मारे गए, जिनका ताल्लुक जो है वो सारी नाउन किस्म की जो फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ जुड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इसके साथ साथ फिर जो है वो इसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जब मिलिटेंसी अचानक इस तरह बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पे, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि समझा ये जा रहा था कि 2 फैक्टर हैं जो मिलिटेंसी को रिड्यूस कर देंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और ईयर बिफोर। एक फैक्टर जो है वो लॉकडाउन है कश्मीर के अंदर, जो कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो 370-35 को लेके शुरू हुआ था, ऊपर से कोरोना का लॉकडाउन है। और डेफिनेटली अक्रॉस दी बॉर्डर जो है भी यही समझा जा रहा था कि ये कोरोना जैसी हंगामी सूरत हाल जो पैदा हो गई है, और जिसके बतन से कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की एक सूरत हाल जन्म भी ले सकती है। यानी आज कोरोना एक बीमारी है, कल ये एक आफत और एक भूख नंग और इवन सिविल वार और इस तरह के चैलेंजेस इसके अंदर मौजूद हैं अगर गौर से देखा जाए तो। इन हालात को सामने रख के तो एक लॉजिकल माइंड ये कंक्लूड करता कि जी वहां पे मिलिटेंसी को एटलीस्ट 50% रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन वो 50% बढ़ी है। और इसके साथ साथ वहां पे जो है वो बॉर्डर में जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं तो 30% से ज्यादा जो है वो उसमें इजाफा हुआ है, वो इंटेंसिफाई हुई है। जिसका जो है वो एक्सप्लेनेशन ये आ रही है कि चूंकि मिलिटेंसी की मूवमेंट जो है वो बड़ी है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इतला ये है और रिसर्चर वगैरह के पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 200 से 250 तक जो जिनको आप कह सकते हैं जो मिलिटेंट हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर तैयार बैठे हैं, जिन्होंने स्नीक इन होना है, जो कि अंदरूनी इतलात वहाँ से आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस हिसाब से फिर जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट हैं, और उसी हिसाब से फिर वो कहते हैं कि उनको रोकने के लिए हमने जो है ये फायरिंग का तबादला हो रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ना, दिस इज लाइक ए वार लाइक सिचुएशन, कि एक तरफ तो मिलिटेंट जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, और आपने देखा कि हाई रैंकिंग ऑफिसर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है उनकी वो विक्टिम हुए हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो फायरिंग भी उस तरीके से बढ़ रही है। तो ये एक वार लाइक सिचुएशन ही हो गई ना, कि एक तरफ प्रॉक्सी वार है जो अपने उरूज पे है, और दूसरी तरफ जो रेगुलर फोर्सेस हैं वो आई बाल टू आई बाल ना सिर्फ खड़ी हैं बल्कि फायरिंग का तबादला कर रही। सो दिस इज बिगिनिंग जो है ऑफ ए काइंड ऑफ ए सिचुएशन जिसको आप वार की तरफ सिचुएशन ले जा सकते हैं। अब इन हालात में जाहिर है कि पाकिस्तान, आप ज़रा इंडिया की इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने ये मौसम की बात क्यों की थी। कि देखें मौसम वो पहले भी ये दिखाते रहे मुजफ्फराबाद वगैरह का, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको उन्होंने जो है वो रीजनल नेटवर्क पे दिखाना शुरू किया, पहले दूसरे तरीके से दिखाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन डेफिनेटली इंडिया का पोस्चर जो है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है एज कंपेयर टू पास्ट, जिसमें कोई नई बात इसलिए नहीं कि मोदी साहब के इलेक्ट होने की सेकंड टर्म के बाद ये आस्ता आस्ता एग्रेसिव पोस्चर जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त इंडिया की पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के बारे में एग्जैक्टली वही पोजीशन है जो पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर के बारे में 73 ईयर्स रही है। यानी ये आयरनी, ये दिस इज काइंड ऑफ ए थिंग जिसको आप जितना गौर करेंगे आप बड़े हैरान होंगे कि इन्होंने अपना रोल जो है उसको किस तरह रिवर्स और रीएडजस्ट किया।
चूंकि गुज़श्ता 73 ईयर से पाकिस्तान जो है उसका ये बहुत ही स्ट्रांग किस्म का जो है वो मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, इसे हमें दे दिया जाए, या मुतनाज़ा इलाका है, इसमें रेफरेंडम कराया जाए और इसके मुस्तक़बिल का फैसला कराया जाए। और ये किए बगैर हम ना कोई आपसे मुज़ाकरात कर सकते हैं, ना किसी और मौजू पे बात कर सकते हैं, ना किसी किस्म की सौदेबाजी कर सकते हैं। ये रहा है पाकिस्तान का मौक़िफ़। जवाब में इंडिया का मौक़िफ़ ये रहा है कि नहीं जी देखें, अब ये बार बार जो है वो तकसीमें तो नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक दफ़ा तकसीम हो गया था जो कि बहुत है, अब हम दोबारा किसी तरह की कोई इस तरह की तकसीम जो है वो नहीं होने देंगे। लिहाजा इसका दूसरा मतलब ये है कि जो कुछ हमारे पास है रहने दें और जो आपके पास है रहना दें। ये इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है, राइट। अब ये आपस में स्विच हो गई। अब पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि भाई साहब आपने तो कश्मीर छीन लिया हमसे, सारे मायदे जो है उनको लात मार के उसको यूनियन टेरिटोरी बना दी, इस पे भी हम खामोश रहेंगे लेकिन हमें मत छेड़ें। यानी जिसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास रहने दें। लेकिन जब इंडिया ने ये बाकायदा क्लियर किया कि दिस इज नॉट द केस एंड वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस टेरिटोरीज लाइक दिस, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया। जैसा कि आप देखें कि जो पॉलिसी में चेंज आई वो ये है कि पहले उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खामोश हैं जी, इंटरनेशनली इस मसले को उठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और फिर आस्ता आस्ता वहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हो गई। और अगर आप वो इंडिकेटर्स और ग्राफ देखें तो आपको हैरत होगी कि एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान पॉलिसी ये क्लियर कर रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, इसी रफ्तार से वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ रही है। और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान की ये जो रवायती पॉलिसी सामने आ गई कि मिलिटेंसी को सपोर्ट करो या इग्नोर करो, जिसको आप विलफुली इग्नोर करना कहते हैं कि अगर आपके सामने हो भी रही है तो जस्ट लुक अदर साइड, ठीक है। और जनाब साथ में ये भी कहो कि जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है और हम मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नया डेड लॉक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें स्टैंड भी बदले हैं और इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो पैदा हुई है। इसको मैं समझता हूँ कि इंडिया ने एक वाज़ेह मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारी जो ये पॉलिसी है इन इलाकों के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इसमें हम संजीदा हैं और इस हवाले से हम कोई भी कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार हैं। इस हद तक तो ये हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान में जो चीज़ हो रही है उसमें पाकिस्तान की अब कोशिश ये है कि वहाँ पे जो भी सेटअप बने उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रो पाकिस्तानी जो एलिमेंट है वो आगे आए। उसमें ये भी नहीं है कि सबको अपना हिस्सा दे दिया जाए, उसमें ये कोशिश है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इंडिया भी इस मामले में बड़ी हद तक उनकी इंटरेस्ट है और वो भी किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि कोई प्रो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो वहाँ पे बनती है। और जो लोग इस वक्त इंडिया के साथ खड़े हैं, अशरफ गनी हो गया या कोई भी जो लोग हैं प्रो इंडियन, उनको इस तरीके से जो है वो कॉर्नर कर दिया जाए। इसलिए ये फिर एक पैकेज बन गया है कि ये जो है, पहले भी कहा जाता था कि जी कश्मीर का हल जो है वो अफगानिस्तान से होकर गुजरता है, यानी ये चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। और इसमें चूँकि प्रॉक्सी का अमल है तो प्रॉक्सी के अमल में जो है वो कश्मीर में और अफगानिस्तान में फिर मिलिटेंसी जो है इंटेंसिफाई हो रही है और होती है, जो कि बिल्कुल सामने है। ये इसका एक पहलू है। दूसरा, में मुख्तसर बात लंबी हो गई है, वो चीन का। तो देखें चीन के साथ तो इंडिया जो है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया उस रास्ते पे चल निकले, हुकूमतें आती जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री ऑफ इंडिया। हुकूमतें आज वहाँ मोदी साहब की हैं तो कल मुमकिन है कांग्रेस वापस आ जाए या कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए। लेकिन जो मुल्कों की पॉलिसियाँ होती हैं उस पॉलिसी के मुताबिक मैं नहीं समझता कि इंडिया को वही रोल प्ले करना चाहिए जो कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में प्ले किया था। और वो एक इंटरनेशनल जो साम्राज्य कुव्वत है उसको फैसिलिटेट करने का रोल प्ले किया था। चीन के खिलाफ इस वक्त घेरा जो है वो सिर्फ इंडिया तंग नहीं कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया के अंदर अपने तौर पे इतनी सलाहियत है कि वो चीन के गिर गिर घेरा तंग करे। ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल जो
मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और कुव्वतें हैं, उनका एक मुश्तरका यूनाइटेड फ्रंट है, जिन्होंने बाकायदा अपनी पॉलिसीज़ में ये चेंज किया है कि चीन को घेरा तंग करो। उस हवाले से चीन की जितनी दुखती रह गए हैं उनकी तरफ इनके हाथ बढ़ रहे हैं, जिसमें ताइवान सर फहरिस्त है। मैं आपको कनाडा की मिसाल देता हूँ कि कनाडा का जो अपोजिशन लीडर है उसने हुकूमत को कहा है कि वो ताइवान को कहे, वो जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहे कि वो ताइवान को उसमें बैठने दे उसकी मीटिंग में। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले WHO ने ताइवान को चीन के दबाव में आके निकाला था। ठीक है ना। अब जाहिर है कि ताइवान चूंकि क्लेम करता है चीन और चीन क्लेम करता है ताइवान, तो उन दोनों को किसी एक फोरम पे बैठाने का मतलब एक बड़ी बात है। तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ताइवान जो है वो हमेशा एक दुखती रैग और एक पत्ता रहा है वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट फोर्सेस या दूसरी जितनी भी एंटी चाइना जो महाज हैं उनके हाथ में, के ताकि इसको जिस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं करें। उसके साथ साथ आपको ये इतला भी होगी कि जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं वो जो है साउथ चाइना सी में की तरफ या रवाना हो गए हैं या वहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो कि एक्टिवली जो है वो इधर उधर वॉच कर रहे हैं। तो उस हवाले से ये अब बड़ा क्लियर है कि चीन जो है उसको किसी न किसी तरीके से वॉच किया जा रहा है और ये एक एग्रेसिवली उसको डील करने की मनसूबाबंदी हो रही है, जिसमें किसी तरह का कोई है नहीं, कलाम नहीं। आप सदर ट्रंप का जो बहुत ही एग्रेसिव किस्म का पोस्चर है और बयानात हैं और हरकत और सकनात है सामने रख के देखें, तो इसमें किसी तरह का कोई अब चीज़ रह नहीं गई मरावत वाली। अब ऐसे वक्त में जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का स्पॉट बन जाता है दो वजूहत से। एक ये कि इंडिया का उस पर क्लेम है और इंडिया का कोई आज का नहीं, शुरू पहले दिन डे 147 से ये क्लेम है कि ये इलाके जो है वो हमारा हिस्सा हैं और अटवट अंग जिसको आप कहते हैं या जो भी इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमें दिए जाएं। अब वहाँ पे जाहिर है कि इंडिया का अपना इंटरेस्ट बनता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपने स्टैंड के मुताबिक इस तरह का स्टैंड ले जो कि वो ले रहा है। जैसे उन्होंने पाकिस्तानी कोर्ट की तरफ से वहाँ पे जो ऑर्डर्स हुए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, इस तरह की चीज़ें की हैं। लेकिन अगर वो जगह मैदान जंग बनता है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की तरह वो रोल प्ले करता है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया था, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इंडियंस के लिए एक बड़ा लम्हाए फिक्रिया होगा, क्योंकि वो आपकी अपनी लड़ाई तो बहरहाल फिर नहीं रह जाती, उसकी अखलाकी हैसियत भी जो है वो नहीं रह जाती जो होनी चाहिए थी, और उसमें पर जो है उसका कोई भी जो है वो शक्ल बन सकती है। मेरा ख्याल जो आपने ये रेफरेंस दिया तीनों का, मैं इसको इन चीज़ों से इस तरीके से देखता हूँ। जी, बहुत ही खूबसूरत आपने एनालिसिस किया है। इसके अंदर से बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि अब वक्त आ गया है पीओके जिसे या वहाँ के लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान को बचाने का, तो फिर एक काम तो उन्हें ये करना चाहिए कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ भी वहाँ से कुछ लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तो उनको रोकना चाहिए ताकि एस्केलेशन ना हो। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुमकिन है कि वहाँ की हुकूमत ने मुंह फेर लिया हो और ये कहा हो कि ठीक है, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू नो वी आर नॉट इन्वॉल्व, और हम पूरी पूरी दुनिया देख सकती है कि हमारे यहाँ पे अब हम अपनी तरफ से किसी को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हम कोई कैंप नहीं चला रहे हैं, देन वी कैन से कि ये तो कश्मीरियों की अपनी इंडिजीनियस मूवमेंट है। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्या इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने यहाँ से इस किस्म के ऑपरेशंस रन करने देगा जब उसके अपने वजूद पर खतरा हो? देखें जी, इसमें बात बेवकूफ़ी की नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक पावर स्ट्रगल है और मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं जिनका आपस में एक तरह का क्लैश है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका आपस में क्लैश है। इसमें एक लॉबी वो है जो ये समझती है कि मिलिटेंसी हमारे रास्ते का आज का वाहिद हथियार है जिसको हम यूज़ करके तो इंडिया को किसी न किसी तरीके से टेबल पे ला सकते हैं।
उनकी दलील ये है कि हम गुज़श्ता 1 साल से पीट रहे हैं कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ज़रिए कुछ करेंगे, तो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जिसकी वजह से वो इमरान खान या इस तरह का कोई आदमी जो ये कहता था कि हम कुछ नहीं करेंगे अदर देन डिप्लोमेसी, उनको बैक फुटिंग पे ले जाते हैं कि आपने जो किया उसका नतीजा तो दिखाएं कि आज तक आपको दुनिया का कोई एक मुल्क, कोई एक काबिल जिक्र पर्सनालिटी, किसी ने कश्मीर का कोई नाम लिया हो या उसकी हमायत की हो। रहा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अपनी लैंड यूज करने देता है या नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज वेरी शॉकिंग फॉर मी, कि ये जो रियाज नाइको, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ था, जब वो मारा गया तो उसकी जगह जो नया कमांडर इन चीफ मुकर हुआ है, गालिबन डॉक्टर सैफ या कुछ इस तरह के वो डिफरेंट नेम यूज कर रहा है, उसको किसने अपॉइंट किया? उसको अपॉइंट किया हिजबुल मुजाहिदीन के बाकायदा इजलास में उसको अपॉइंट किया गया। वो इजलास जो है वो पाकिस्तान की जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है, कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर, उसमें हुआ। वो श्रीनगर में या जम्मू में या बारामूला में नहीं हुआ। और उस इजलास की सदारत जो है वो उसके सुप्रीम कमांडर जो है उसने की सैयद सलाहुद्दीन। ठीक है, तो उसने बैठ के तो अपना नुमाइंदा मुकर किया कि अब मेरी जगह जो है ये डॉक्टर सैफ वहां पे गोली चलाएगा और मिलिटेंसी देखेगा। तो क्या मुझे यहाँ बैठे हुए इस बात का पूरा डिटेल से पता है कि उसको किसने अपॉइंट किया? तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हुक्मरान तबकात को ये नजर नहीं आ रहा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर किसने अपॉइंट किया? आप जो है वो पाकिस्तान की किसी सिटी या आज़ाद कश्मीर की कैपिटल सिटी या मुजफ्फराबाद में बैठ के तो एक आदमी को ये मैंडेट दें कि तुम बंदूक उठाओ और जाके सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करो, तो उस बंदे में और खुद आप में क्या फर्क है? यानी को आपने खुद ही बंदूक उठाई ना, चूंकि आप फिजिकली खुद नहीं कर सकते तो आपने एक प्रॉक्सी वहां पे बैठा दी। वो प्रॉक्सी जो है उसका हेड आपके दारुल हुकूमत में बैठा हुआ है। एंड डोंट टेल मी कि सैयद सलाहुद्दीन वहां बैठा हुआ है, इजलास करता है, मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहा है, टेररिज्म लेट मी से को कंट्रोल कर रहा है और पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कर रहा है, एक ऐसे मौके पे कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया और उसकी तंजीम को बैन किया, और ये सारी सिचुएशन है। तो इन हालात में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई सैन माइंड मौजूद है जो मसला कश्मीर के हवाले से अपने आप को डिफेंड करे? और मुझे इंडियंस पे भी बड़ी हैरत होती है, बड़े बड़े दानश्वर बने फिरते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये इशू लेके आप इसको इंटरनेशनली क्यों नहीं कहते कि भाई ये सबूत है हमारे पास, सामने लिंक है कि आप वहां बैठ के यहाँ टेररिस्ट अपॉइंट करते हैं और वो हम पे गोलियां चलाते हैं और आप कहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। और उसके बजाय आप फिर वो स्टैंड लेते हैं हम आपका मौसम दिखाएंगे। भाई हम मौसम देख के क्या करेंगे? हमें अपने मौसमों का पता है। हम जो आज़ाद कश्मीरी हैं हमें पता होता है कि फागन में, चैत्र में, बैसाख में क्या मौसम होगा। आपने अगर कुछ दिखाना है तो वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन दिखाएं, वहाँ के लोगों की हालत जार दिखाएं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उन पे क्या दुख दर्द हैं, उनके क्या मसाइब हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। एक सोशो पॉलिटिकल डिस्कशन हो तो फिर कहें जी कि आपने कोई वक्त निकाला। तो मौसम से देखने से तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। आपने मेरे दिल की बात कही है बशानी साहब। और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने भी उसे दिखाया है, जिसमें सैयद सलाउद्दीन ये बयान देते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारे लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, और बहुत सारी उसकी वजूहात वो हम सबको बताते हैं। वो वीडियो निकला तो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से ही है, कहीं और से तो नहीं आया। और इंडिया को चाहिए था, हमारे तो जो बाबू हैं उनका तो बड़ा इसमें उनकी उनकी महारत है, दुनिया भर में जाते हैं फाइलें आगे से आगे पहुंचाने में, ये तो उनकी पॉलिसी रही है और बड़े हद तक कामयाब भी रहे हैं। तो मैं खामोश उनको जब देखता हूं, मुमकिन है पीछे काम कर भी रहे हों, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस किस्म के वीडियोस पहली मर्तबा तो नहीं आ रहे हैं। हमने ही पिछले 7-8 महीनों में 2-3 दफा इस पर बात की है। फिर वो चाहे चकोठी में जब धरना हुआ था लास्ट ईयर, तो वहां भी फोन से खिताब किया था। और आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब तो गाजी उर्तुगुल देखने के बाद में कह रहे हैं कि हमें भी चाहिए कि हम इंडिया पर जाके चढ़ाई कर दें।
मुझे इस खित्ते के अंदर अमन तो नहीं दिखाई देता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक ये भी है कि इंडियन मीडिया छोटी सी खबर को उठाकर मौसम का हाल है, और हमारे यहाँ पे कुछ टीवी चैनलों ने तो ये भी बता दिया कि पाकिस्तान पर किस रोज हमला होगा और उस हमले की क्या शक्ल होगी। चाइना की आपने बात की, मैं चाहता हूं उस एंगल पर हम थोड़ा सा और बात करें। अगर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहती है, और वो सिर्फ वाहिद इसी बात के लिए हिंदुस्तान का सपोर्ट करती है, तो हिंदुस्तान क्या इतना बेवकूफ है कि वो इस बात को समझता नहीं कि इतने 70 सालों में इन्होंने हमारा कभी सपोर्ट नहीं किया, और आज जब इनके अपने यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है जिसको वो समझते हैं कि चाइना से ये बीमारी कोरोना वायरस की ओरिजिनेट हुई है, तो इट्स टाइम टू टीच देम सम लेसन। आपने भी बात की कि जो काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया, अगर इंडिया भी वही करेगा, अगर वही मोटिव होगा, तो फिर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में फर्क क्या रह जाता है? तो आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान की पॉलिसी इस वक्त क्या होनी चाहिए? देखें जी, ये उसकी पॉलिसी मैं समझता हूँ कि इंडिया की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर पे जो उनका क्लेम है उस क्लेम को वो गिव अप करें या उस पर कंप्रोमाइज़ करें या उसको रिकंसिडर करें, ये उनकी अपनी पॉलिसी है डेफिनेटली। हालांकि मैं डायरेक्टली जो है उसमें पार्टी हूँ, पार्टी टू द डिस्प्यूट, क्योंकि जाहिर है कि मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, उस मुल्क का शहरी हूँ और मेरी पूरा एक वो है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये स्टैंड जो है वो स्टैंड एक तरफ इधर है एक तरफ उधर है, और दोनों को पता है कि हमारे जो स्टैंड है उसकी लिमिट क्या है और हम इसमें किस हद तक जा सकते हैं। जाहिर है ये पॉलिसी मेकर्स को इस बात का पता होगा। लेकिन जहां तक चीन का ताल्लुक है, ये महज उसकी दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात नहीं है। मेरा ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है गौर व फिक्र के बाद कि चीन को अब कंटेन करना जो है ना इनके लिए एक मसला बन गया है। महज ये नहीं है कि उसको हम किसी तरह थोड़ा सा जो है वो मुज़ाकरात पे तैयार कर लें या इस तरह, या कोरोना वायरस की वजह से एक बात नहीं है। ये पीछे से एक मामला आ रहा है जिसमें कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसीज़ में जो तब्दीलियां आई हैं, जो उनकी नेशनलिस्टिक पॉलिसियों की वजह से जो उन्होंने दुनिया में स्पेस खाली की है, उसको चीन ने बड़ी तेज़ी से भरा है। और उसके लिए एक अलग प्रोग्राम हो तो हम पूरी डिटेल में जाएं कि उन्होंने इस दौरान कितने सफारत खाने खोले, कितने कौंसलेट जनरल खोले, और जो चीन के इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके हजम में और उसकी ताकत में और उसके इन्फ्लुएंस में कितना इजाफा हुआ। कोरोना वायरस के दौरान ही जो म्यूट पॉलिसी इख्तियार की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंटरनेशनली, उससे फ़ायदा उठा के तो चीन ने कितना एक स्पेस जो है वो गेन किया मुख्तलिफ मुल्कों में इंक्लूडिंग यूरोप। तो ये सारी चीज़ें देख के तो जो कैलकुलेशंस करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि आइंदा 5-7 सालों में चीन जो है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। तो उस हवाले से अब जो है इनको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जिसमें डेमोक्रेसी भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, कहाँ कहाँ पे कब्जे हैं, कहाँ कहाँ पे कर्जे हैं। अब ये गिलगित बल्तिस्तान के प्रोजेक्ट के हवाले से शुरू दिन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिसी साज हैं उन्होंने एतराज़ किया है पाकिस्तान पे। और बल्कि आईएमएफ ने भी फंडिंग से पहले उनको कहा है कि आप हमें सारी डिटेल दें कि आपने चीन के कितने कर्जे लिए हुए हैं और क्या किया हुआ है। उसकी वजह यही है, जाहिर है कि जो चीन की पेशकदमी है ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स और ये रोड और बेल्ट का मंसूबा है, इसको ये समझते हैं कि ये चीनी एक साम्राज्यत का एक तरीका और रुझान है जिसकी वजह से ये आधी दुनिया पे काबज हो रहा है प्रैक्टिकली, जिसमें इसके अपने इन्वेस्टमेंट भी है, अपने ज़राए आमदोरफ्त भी हैं और हर चीज़ है। तो इस वजह से ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखें, बिल्कुल यही हालात जो है वो पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान भी थे कि जब लोग अपने ये स्टक हो गए थे नेशनलिस्टिक पॉलिसीज़ की वजह से, और उनको अपनी जो इंटरनेशनल मंडियां हैं उनको नए सिरे से तकसीम करने की ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से वो वार की तरफ गए थे। और जब लोग ये समझ रहे थे कि जी इतनी बड़ी मसलन यही कोरोना टाइप जो स्पेनिश वायरस था उसकी वजह से जितनी दुनिया में अमवात हुई थी, तो लोग ये समझ रहे थे कि इससे दुनिया बड़ा अक्ल सीखेगी। लेकिन वो लोग जो हैं वो नाइब साबित हुए, क्योंकि दुनिया ने उससे अक्ल सीखने के बाद
या कोई ऐसी पॉलिसियां अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने के बजाय, या ये है कि मिलिट्री स्पेंडिंग्स को कम करके तो जो हेल्थ और एजुकेशन और ये चीज़ें उस वक्त एक्सपोज हुई थी उनकी तरफ जाते, उन्होंने उल्टा जंग छेड़ दी। और जी जंग छेड़ने की वजह यही मंडियों की तकसीम थी। जी। आज अमेरिका की डोमिनेंस खतरे में नजर आती है जब 1 लाख के करीब उनके यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, और चाइना ऑन द अदर हैंड इस वायरस को कंटेन कर लेता है अपने यहाँ पर। तो दुनिया में अमेरिका का जो एक झंडा बुलंद था, उनका एक नाम था कि नहीं वो हर फील्ड में दुनिया में सबसे आगे हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड कहीं ना कहीं पर। दे हैव बीन एक्सपोज्ड और चाइना इज इमर्जिंग एज अ लीडर। ठीक है, तो उसका उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आई एम श्योर आपने जैसे कहा कि इस पर तो एक पूरा प्रोग्राम अगर हम करें तो वो बेहतर होगा। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, और बहुत ही दिलचस्प वो बात थी कि स्पेनिश फ्लू जब आया, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो अपने नेशनलिस्टिक व्यूज के कारण उनके पास जंग के तरफ जाने के बजाय और कुछ दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आज हिंदुस्तान को आप किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैवी डोज नेशनलिज्म की हर रोज दी जा रही है। मैं खुद इसको महसूस कर रहा हूं, आई एम श्योर आप भी देख रहे होंगे। आप क्या समझते हैं, ये हिंदुस्तान को क्या किसी जंग की तरफ लेकर जा सकता है? देखें जी, कोई भी जो पॉपुलिस्ट और इस तरह की नेशनलिस्टिक पॉलिसीज होती हैं, नैरो नेशनलिस्टिक पॉलिसीज, उसकी वजह से ताकत हमेशा ऐसी कुव्वतों के हाथ में चली जाती है जो कि हिस्ट्री में हमने देखा इंटरनेशनली और बार बार देखा। और ये कन्फर्म किस्म का लेसन है हिस्ट्री से कि उसमें जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं और जो जंगबाज फोर्सेस जिनको आप कहते हैं वार मॉन्गर्स, वो फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं। और फिर ये होता है कि ये जो पॉपुलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, इसमें आप एक ऐसे घोड़े पे सवार हो जाते हैं जो आपके काबू में नहीं रहता। तो फिर आपको मुख्तलिफ तरीके ढूंढने पड़ते हैं। मसलन ये है कि अगर एक पार्टी पॉपुलर हो रही है बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक नजरिए के या एक स्पेसिफिक नारे के, तो वो कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपने आप को अनपॉपुलर खुद जानबूझ के नहीं करता, वो उसको और ज्यादा हवा देते हैं। और जंग जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक पसंदीदा तरीन आप समझ लें कि रास्ता है जिस पे चल के तो लोगों को कंप्लीटली चुप कराया जा सकता है। मसलन अब कोरोना वायरस है, इसके बतन से जो वहाँ पे मसाइब जन्म ले रहे हैं और जिस तरीके से लोग बेहाल हैं, खुद इंडिया में भी आप देखेंगे ये जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज हैं, ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से जो फ्यूचर में भूख नंग और माशी बदहाली होगी, उसको संभालने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े इश्यूज चाहिए। और उसमें जो जंगबाज फोर्सेस हैं वो ये देख सकती हैं कि चलें ठीक है, हम जंग को जुनून को हवा देते हैं, दो चार गोले बरसा देते हैं, दो चार त्यारे गिर जाएंगे, दो चार टैंक ज़ाया हो जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। ये तारीख में होता रहा है, हुक्मरान तबकात ने जंगें जो हैं वो अपने लिए भी लड़ी है और अपनी अना की खातर और अपने नज़रियात की खातर भी जो है तारीख में सबसे ज़्यादा जंगें जो है वो लोगों ने लड़ी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है उसकी हालत तो बिल्कुल ही बुरी है। इंडिया के पास चलें जो माशियत है उसमें स्लो डाउन हो जाएगा, ग्रोथ रेट रुक जाएगा, इसकी वजह से बड़े क्राइसिस भी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो एक वाइब्रेंट किस्म की इकानमी है जिसमें कि ये गुंजाइश भी है कि वो इनसे लंबे अरसे तक लड़ने की पोजीशन में हूँ। पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि माशी तौर पे पहले ही जो है वो जिस सिचुएशन में था, ये कोरोना की वजह से इन आइंदा 2-3 सालों में तो उसका बिल्कुल ही जो है, अनलेस कि वो कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म के स्टेप लें, कोई रेडिकल स्टेप लें, अदरवाइज तो कोई सूरत नहीं। तो उस सूरत में हुक्मरान तबकात इस तरह की दुश्मनी और इस तरह का खौफ हवा दे के बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर तो ये अपने आप को बचा सकते हैं कि ठीक है जनाब, हमें बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कोई बोल नहीं सकता, कोई अपोजिशन बात नहीं कर सकती और जो करेगा वो गद्दार है। तो ये चीज़ें हम देखते आए और मैं इसको इसी नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि देखें, गलगित बल्तिस्तान बहुत कीमती जगह है, रोड और बेल्ट के मंसूबा भी है, चीन के हवाले से भी सेंसिटिव है, लेकिन क्या जो बर्र सगीर के बिलियंस लोग हैं, जो 1 खरब 30 करोड़ इंडिया में हैं या कोई 15-20 करोड़ पाकिस्तान में, इन सबसे ज़्यादा गलगित बल्तिस्तान इंपॉर्टेंट है। वहाँ की टोटल आबादी कितनी है, आज़ाद कश्मीर की टोटल आबादी कितनी है?
ठीक कह रहे हैं आप। 40 लाख। हम्म। ये इज नॉट अबाउट पीपल, इज नॉट अबाउट लैंड, इज अबाउट ईगो, और ईगो सेंट्रिक किस्म की जो हमारी पॉलिसियां हैं वो, और नेगेटिव अप्रोच जो दुनिया के बारे में है वो, के लड़ने के लिए को बहुत बड़ा जवाब होना चाहिए ना, किस बात पे आप लड़ रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और खास तौर से एक ऐसे वक्त में कि जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर तो ये सिर्फ एक पॉलिसी की हद तक है कि हमें अग्रेशन के साथ पाकिस्तान के साथ बात करनी है, हमारा वो अपोलोजेटिक रवैया नहीं चलेगा, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब आप पूरी आवाम को नेशनलिज्म के घोड़े पर सवार कर देते हैं, तो आप अमन की तरफ नहीं, आप जंग के मैदान में ही उनको लेकर जाते हैं। ये भी एक सच है जो हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते फिर बात होगी। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।